नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और स्टॉक मार्केट के इस कोर्स में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक कंपनी की जन्म पत्री को कैसे पढ़े, कंपनी की स्ट्रेंथ्स को कैसे असेस करें। देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनी में निवेश करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है। उस स्ट्रेंथ्स के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आप चेक करते हैं आपका विटामिन डी कितना है, आप चेक करते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं, आप चेक करते हैं कि आपके बाकी वाइटल्स जैसे कि हेमोग्लोबिन ब्लड में कितना है। तो ये जो है ये आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बताते हैं। इसी तरह आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ को भी कुछ पैरामीटर्स बताते हैं। तो आज ऐसे 5 पैरामीटर्स की मैं बात करूंगा। सबसे पहला पैरामीटर है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि उस कंपनी की वैल्यू कितनी है, उस कंपनी की मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में कैपिटलाइजेशन यानी कि टोटल वैल्यू। मार्केट यानी स्टॉक मार्केट, कैप मतलब टोटल वैल्यू मार्केट में कितनी है। वो बहुत सिंपल है कि इस कंपनी के शेयर्स कितने हैं और एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपको देखेंगे कि एक कंपनी है रोजरी बायोटेक। अब रोजरी बायोटेक है, रोजरी बायोटेक के टोटल शेयर्स हैं 5 करोड़। 5 करोड़ शेयर्स है कंपनी में और एक शेयर का प्राइस करीबन 700 रुपए चल रहा है। तो 700 इंटू 5 करोड़ यानी कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई 3,500 करोड़ रुपए। मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको पता चलता है कि इस कंपनी की वर्थ क्या है, इस कंपनी की टोटल मार्केट साइज कितना है, इसकी वैल्यूएशन क्या है। आप प्राइवेट कंपनीज में देखते हैं, मैंने अपने कोर्स में बताया था फंड रेजिंग के, कि आपका वैल्यूएशन कितना है, कंपनी को कितनी वैल्यू मिल रही है। इसी तरह जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसे वैल्यूएशन नहीं कहते, उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये एग्रीगेट वैल्यूएशन होती है कंपनी की, जो आज के शेयर प्राइस पर डिपेंड करती है। आज रोजरी का शेयर 700 है, कल हो सकता है 800 हो जाए, कल परसों हो सकता है 500-600 रह जाए। तो रोज जो है, जो भी स्टॉक मार्केट पे कंपनीज लिस्टेड होती हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेड करता है, मार्केट में शेयर्स की खरीद बेच होती है, तो इस करके मार्केट में हर रोज उनका मार्केट कैप बदलता रहता है। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बदलते, पर शेयर प्राइस रोज बदलता है। तो क्योंकि मार्केट कैप नंबर ऑफ शेयर्स इंटू शेयर प्राइस है, तो जब भी शेयर प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो उसी हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मूव करेगी। दूसरा ये आपको बताता है कि एक कंपनी की वर्थ कितनी है स्टॉक मार्केट में। और तीसरा जो है, ये कंपनी के कैश फ्लोज की स्ट्रेंथ भी बताता है। जो भी वैल्यूएशन होती है उसके मेथड्स होते हैं, उस मेथड्स में क्या होता है कि कंपनी की कमाने की क्षमता को वो आज लेके आ जाते हैं। यानी कि अगले कंपनी 10 साल में कितना कमाएगी, 20 साल में कितना कमाएगी, 30 साल में कितना कमाएगी, उन कैश फ्लोज को वो आज की वैल्यू पे लेके आते हैं और उसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैंने आपको बताया कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। रोजरी बायोटेक के एग्जांपल से 5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 700 रुपए पर शेयर का रेट चल रहा है, तो यानी कि कंपनी की वैल्यू हो गई 3,500 करोड़ रुपए। अब आपको इंडिकेट क्या करेगी, इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी की रियल टाइम वैल्यू क्या है। हर टाइम आपको पता चलता रहेगा कि कंपनी की रियल टाइम वैल्यू क्या है। दूसरा आपको पता चलेगा कि आपको एक शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा देना है। आपको शेयर प्राइस देखते ही पता चलेगा कि एक शेयर जो है खरीदने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा। तीसरा, जब भी कंपनी पब्लिक जाती है तो उसका जो भी प्राइस होता है वो सप्लाई डिमांड से गवर्न होता है। यानी कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो ज्यादा लोग चाहेंगे कि उसके शेयर्स ओन कर ले। और मैंने आपको क्या कहा, शेयर्स का नंबर हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी एक पर्टिकुलर शेयर्स की, तो उस कंपनी का भाव बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे नहीं है। तो इस करके जो शेयर प्राइस बढ़ेगा, एप्पल जब शुरुआत में लॉन्च होता करीबन $5 का था, आज करीबन $2,000 का हो गया है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो शेयर की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है। रिलायंस का शेयर करीबन 4 महीने पहले 800 रुपए का था, आज 2,200 रुपए का। क्यों? क्योंकि उसने इतनी सारी डील्स की, लोगों ने आके और निवेश करना चाहा कि हमारे पास भी रिलायंस का शेयर हो, रिलायंस आगे बढ़ेगा तो हमारे भी पैसे बनेंगे। तो जैसे ही सप्लाई और डिमांड की इक्वेशन डिमांड की तरफ ज्यादा बढ़ती है, शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है। और लास्ट, अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है तो शेयर प्राइस नीचे गिरने लग जाता है, क्योंकि अब मार्केट में लोग बेचना चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि मार्केट में अब जो है इस शेयर में दम नहीं है। जैसे एग्जांपल है जेट एयरवेज है, DHFL है। इनमें क्या हुआ, जब कंपनी बंद होने लग गई तो अचानक से लोगों ने अपने अपने शेयर्स बेचने की कोशिश की, पर खरीदार कोई नहीं था और प्राइस रोज गिरता रहा। तो ये है, इससे आपको पता चलता है, मार्केट कैप से पता चलता है कि मार्केट का साइज क्या है, कंपनी का टोटल साइज क्या है। 3 तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज होती है। सबसे पहली होती है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम हो। उन कंपनी को स्मॉल कैपिटल यानी स्मॉल, छोटी कैपिटलाइजेशन कंपनी कहा जाता है। एक होता है मिड कैप कंपनीज, जिनका मिडिल साइज यानी कि
5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक की अगर कंपनी की वैल्यूएशन हो तो उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है। और जिन कंपनीज की वैल्यूएशन, जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर हो जाता है उनको लार्ज कैप यानी कि लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज कहा जाता है। तो इस तरीके से कंपनीज को बांटा जाता है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। अब आपको मैं कुछ कंपनीज के मार्केट कैप बताता हूं, कुछ टॉप कंपनीज की इंडिया में जो हैं उनका मार्केट कैप बताता हूं। जो सबसे बड़ी कंपनी है भारत की वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका मार्केट कैप है 13,61,000 करोड़। जी हां, 13,61,000 करोड़। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का है करीबन 8.5 लाख करोड़, एचडीएफसी बैंक का है 6 लाख करोड़, इंफोसिस का है 4 लाख करोड़ और इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके इतने अच्छे मार्केट कैपिटलाइजेशंस हैं। तो जब भी आप निवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है या मिड कैप है। दूसरा पैरामीटर जो है वो है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब है कि एक कंपनी जितना मुनाफा बनाती है उस मुनाफे में हर शेयर का कितना हिस्सा है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं। अगर एक कंपनी समझिए 100 करोड़ रुपए का मुनाफा बनाती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे खर्चे निकालने के बाद, सरकार को टैक्स देने के बाद अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़ का निकालती है, तो 100 करोड़ पे अगर इस कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर्स हैं तो यानी कि इसका अर्निंग पर शेयर है 100 करोड़ की अर्निंग डिवाइडेड बाय 10 करोड़ शेयर यानी कि 10 रुपए। तो हर शेयर पे 10 रुपए की कमाई इस कंपनी ने करी है। यानी कि अगर आप उसके शेयर के धारक हैं तो आपकी कमाई 10 रुपए पर शेयर हुई है। अब आप शेयर के लिए कितना पैसा देते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ईपीएस से क्या पता चलता है? ईपीएस से यह पता चलता है कि हर शेयर पे कितना पैसा कमाया जा रहा है। आपका टोटल प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, इससे आपको ईपीएस पता चलता है। आपको इस ईपीएस इंडिकेट क्या करता है? ईपीएस इंडिकेट करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, हायर द अर्निंग्स हायर द प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये यूजफुल कहां होता है? जब आप दो कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो एक कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़ और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट है 200 करोड़। अब आपको हमेशा लगेगा कि 200 करोड़ वाली कंपनी जो वो ज्यादा अच्छी है जी, क्योंकि उसका प्रॉफिट 200 करोड़ है। पर हमें चेक करना है कि उस कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं। अगर उसके शेयर्स आउटस्टैंडिंग ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ वाली कंपनी के सिर्फ 10 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, पर जिस कंपनी का 200 करोड़ का प्रॉफिट है उसके 50 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है। यानी कि जो 100 करोड़ वाली कंपनी है उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है और जो 200 करोड़ वाली कंपनी है उसका अर्निंग पर शेयर 4 रुपया है। तो हो सकता है 200 करोड़ आपको ज्यादा लगे, पर जब आप अर्निंग्स पर शेयर निकालते हैं तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल कमाई कितनी है पर शेयर एक कंपनी की। अर्निंग्स पर शेयर से के बाद ही मेरा तीसरा पैरामीटर निकलता है, वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है? जो दो मैंने आपको ऊपर चीजें सिखाई उन दोनों का रेशियो। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है डिवाइडेड बाय कंपनी का प्रॉफिट कितना है। फिर से बताता हूं, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है डिवाइडेड बाय कंपनी का प्रॉफिट कितना है। आप इसको पर शेयर बेसिस पे भी ले सकते हैं, आप इसको टोटल बेसिस पे भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर रिलायंस का शेयर जो है आज 2200 रुपए का प्राइस चल रहा है, तो 2200 रुपए में अगर कंपनी की कमाई 100 रुपए पर शेयर है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हो गया 2200 रुपए का शेयर प्राइस और 100 रुपए का अर्निंग्स पर शेयर। जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि हर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स अलग होते हैं, तो सबका अर्निंग्स पर शेयर अलग होता है। पर जो प्राइस टू अर्निंग्स है उससे पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। मैं एक उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप दो कंपनीज के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और दोनों कंपनीज जो हैं वो हैं पैथलैब इंडस्ट्री में। सो फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर लाल को कंपेयर कर रहे हैं थायरोकेयर से। फॉर एग्जांपल, थायरोकेयर का अर्निंग्स पर शेयर है 10 रुपए और शेयर प्राइस है 200 रुपए, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स हो गया 200 डिवाइडेड बाय 10, 20 गुना, प्रॉफिट का 20 गुना आप उसको शेयर प्राइस दे रहे हो। यही अरविंद लाल जी की कंपनी जो लाल पैथ लैब्स है, उसमें अगर उनका अर्निंग्स पर शेयर 20 रुपया है पर उनका शेयर प्राइस है 1000 रुपए, यानी कि आप प्राइस टू अर्निंग्स कितना दे रहे हो? 1000 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि आप जो है अरविंद लाल जी की कंपनी लाल पैथ लैब्स के लिए 50 गुना देना चाहते हो उनके प्रॉफिट का, वेरस थायरोकेयर के लिए आप मात्र 20 गुना दे रहे हो। तो आप देख सकते हो, आप ये कह सकते हो कि थायरोकेयर जो है एक अच्छी कंपनी है, वो भी अरविंद लाल जी की कंपनी की डायरेक्शन में जाएगी। तो आज अगर मैं 20 गुना के हिसाब से खरीद लूं इस शेयर को, तो हो सकता है कल को अगर ये 20 का 30 हो गया तो मेरा शेयर प्राइस बढ़ जाएगा और मेरा शेयर प्राइस जो 200 है वो 300 हो जाएगा, आपको 100 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग्स जो रेशियो है, ये वीडियो को आप थोड़ा सा बार बार
बार देखिएगा, आपको समझ आएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने से आपको क्लियरली समझ आता है कि कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, कौन सी कंपनी के नहीं खरीदने चाहिए, कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है। आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा जब आप प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगाएंगे। जितना ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा उतना ही समय आपको ज्यादा लगेगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए। अगला रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। देखिए, शेयर का जो बुक वैल्यू होता है, कंपनी का जो शेयर का बुक वैल्यू, वो क्या होता है? वो होता है कंपनी की जो इक्विटी है और कंपनी का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी की इक्विटी 50 करोड़ की है, कंपनी के जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो 100 करोड़ के हैं, यानी कि कंपनी की बुक वैल्यू हो गई 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़, और समझिए कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बुक वैल्यू हो गई 150 रुपए पर शेयर। अब पर ये मार्केट वैल्यू हो सकता है कि 150 से ऊपर भी हो और या फिर 150 से नीचे भी हो। तो आपको चेक करना है कि मार्केट की जो वैल्यू है वो प्राइस टू बुक वैल्यू से ज्यादा है या प्राइस टू बुक वैल्यू से कम है। अगर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि मार्केट उसको फेवरेबल शेयर की तरह देख रहा है, मार्केट ये देख रहा है कि जो उसके असेट्स हैं वो आगे जाके और इनकम प्रोड्यूस करेंगे। पर अगर यही प्राइस टू बुक रेशियो मार्केट से कम है, यानी कि मार्केट से वो कम हो रहा है, तो आपको यह देखना है कि आपको यह समझ आ जाएगा कि लोअर पीबी इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, या फिर उसमें यह भी हो सकता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए शेयर प्राइस की इतनी पिटाई हो गई, इतनी धुलाई हो गई है कि वो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आ गया। यानी कि बुक वैल्यू के हिसाब से, कमाई करी हुई कमाई के हिसाब से कंपनी की वैल्यू 150 करोड़ होनी चाहिए थी, पर हो सकता है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 100 करोड़ हो। तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही हो, कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। जैसे कि जेट एयरवेज है, जेट एयरवेज की बुक वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, पर क्योंकि कंपनी में गड़बड़ चल रही थी, आज की स्थिति खराब थी, इसलिए कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो आपको यह चेक करना है कि जो कंपनी का मार्केट वैल्यू है वो कंपनी के बुक वैल्यू से कितना ज्यादा या कितना कम है। अगर वो बहुत ही ज्यादा है तो हो सकता है शेयर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर बहुत ही कम है तो यानी कि पिटाई हो चुकी है, कुछ गड़बड़ है कंपनी में। पर अगर वो एक रेंज में है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, तो वो समय पे आप शेयर खरीद सकते हो। ये एक रेशियो है जो इंडिकेट करता है कि कंपनी की हेल्थ कैसी है। तो दोस्तों, मैंने आपको 4 इंडिकेटर दिए। सबसे पहला दिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा दिया मैंने आपको अर्निंग्स पर शेयर कंपनी की कितनी होती है, फिर मैंने आपको बताया प्राइस टू अर्निंग्स क्या होता है, और लास्ट में मैंने आपको बताया प्राइस टू बुक क्या होता है। ये 4 रेशियोज को आप किसी भी कंपनी के देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी में कितना दमखम है। जितना ज्यादा प्राइस टू अर्निंग्स होगा उतना ज्यादा वो कंपनी रिस्की हो रही है। पर इसका मतलब यह भी होता है कि सारे निवेशक उस कंपनी पे आना चाहते हैं। एक कंपनी है डी मार्ट, डी मार्ट का अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स देखेंगे तो वो 100 से भी ज्यादा है, यानी कि 100 रुपए लगा के आपके शेयर की कमाई साल में 1 रुपया हो रही है। पर लोग फिर भी लगा रहे हैं क्योंकि उनको कंपनी पे फेथ है, कंपनी पे वो ग्रोथ है, बहुत सारा पैसा कंपनी को चेस कर रहा है, कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा है, इसलिए कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। ये सारे रेशियोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, एमसीक्यूज को अपेयर किया और रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत